नमस्कार। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो पिछली वीडियो में हमने न्यूटन के पहले लॉ के बारे में पढ़ा। न्यूटन के पहले लॉ में हमने ये देखा कि जैसे हाथ के ऊपर मैंने स्टोन्स को रखा हुआ था, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है। और स्टोन का हमें स्टोन रेस्ट पोजीशन पे है, तो हमने ये बोला था कि जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये चीज हमें समझ आ गई। अब आगे हम थोड़ा सा इसको और इम्प्रोवाइज करके एक अलग तरीके से देखते हैं। तो जैसे हमने वेक्टर पढ़ लिया, और वेक्टर में हमने देखा कि जो वेट है वो हमेशा धरती की ओर लगता है। वेट इज इक्वल टू m/g, वेयर m इज मास एंड g इज द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस स्टोन्स का जो वेट है वो धरती की ओर लगेगा, और ये बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो ये रेस्ट में ही क्यों है? तो इसका रीजन रेस्ट में होने का ये है क्योंकि जो हमारा हाथ है वो अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि इस स्टोन की वजह से, इसके वेट की वजह से नीचे की तरफ लग रहा होगा। सो दैट फोर्स विच इज एक्चुअली एक्टिंग बिकॉज ऑफ माई हैंड, इट इज एक्चुअली नोन एज रिएक्शन फोर्स। तो ये रिएक्शन फोर्स क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं अपने हाथ के ऊपर। तो मेरे हाथ के ऊपर अगर मैंने स्टोन्स रखे हुए हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर वो वेट लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्योंकि ये एक जगह पे स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक पोजीशन में है, सो व्हाई इट इज एक्चुअली सो, क्योंकि नीचे से एक रिएक्शन फोर्स, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसी वजह से न्यूटन के पहले लॉ की वजह से मुझे ये समझ आया कि वेट जो कि एक्ट कर रहा है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू द रिएक्शन फोर्स। वो एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं एक्शन एंड इक्वल, रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट वाली बात भी है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ में भी आएगा। लेकिन उससे पहले मेरे को ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली में बैलेंसिंग कर रखी है, फोर्स बैलेंस किया हुआ है। मतलब कि जितना ऊपर से लग रहा था उतना ही नीचे से रिएक्शन फोर्स आ रहा है। तो ये फोर्स बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूटन के पहले लॉ में ही देखा जाता है। अब अगर मान के चलो कि सपोज ये वेट जो ऊपर लग रहा है वो वेट ज्यादा हो गया, और नीचे से मैं जो रिएक्शन दे पा रहा हूँ वो कम दे पा रहा हूँ, तो क्या होगा? किसी ना किसी तरीके से जो मेरा हाथ है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब मोशन आना शुरू हो गया और ये एकदम से धरती की तरफ जाएगा। अब दूसरा केस मान लेते हैं, सपोज कि वेट ऊपर जो लग रहा है वो कम है और रिएक्शन जो नीचे से आ रहा है, जो हमारा हाथ है वो रिएक्शन फोर्स ज्यादा दे रहा है। तो क्या होगा? हम अपने वेट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? जैसे ही इम्बैलेंस आया, अनबैलेंस सिचुएशन आई, तो ये जो बॉडी स्टैटिक पोजीशन में थी, रेस्ट पे थी, ये रेस्ट पे ना होके एकदम से मोशन में जाएगी। यही है न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? कहता है कि फर्स्ट थिंग इज, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में तो फोर्सेस जो थे वो बैलेंस थे। लेकिन जैसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ आया, वो क्यों आया? क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो अनबैलेंस होने लगे। और अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या हुआ? तो हम मूविंग फर्दर, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर अनबैलेंस है तो या तो वेट या फिर रिएक्शन, दोनों में से कोई एक चीज ज्यादा होगी। से वेट अगर ज्यादा है और रिएक्शन फोर्स कम है, तो हमारा हाथ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। से वेट कम है, रिएक्शन फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा? हमारा हाथ जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है एक्चुअली में? जैसे ही फोर्स इम्बैलेंस हुआ, तो हाथ या तो ऊपर जाना शुरू शुरू हो गया या फिर नीचे जाना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि
मोशन शुरू हो गया। मोशन शुरू होने का मतलब कि हमारी जो बॉडी है, जो कि हमारे लिए फोकस पॉइंट था, यानी कि ये यहाँ पे स्टोन्स, ये एक्सेलरेट करना शुरू हो गए, इनकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो गई। तो ये बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन के सेकंड लॉ में जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड होते हैं तो एक्सेलरेशन की बात होना शुरू हो जाती है। एक्सेलरेशन हमने पिछली क्लासेस में पहले ही देख लिया है क्या होता है। तो एक्सेलरेशन की बात मोटा मोटा हमें समझ आ रहा है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर एक्सेलरेशन की बात होगी। नाउ मूविंग फर्दर। सो यहाँ पे मैंने एक आप बोल सकते हो ग्लोब रखा हुआ है, जो कि किसी एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं कुछ फोर्स लगा के इस ग्लोब को घुमाऊंगा। और जो ये फोर्स लगाने वाला हूं मैं अपने से, अगर आप मेरा ये एरो देख पा रहे हो, पॉइंटर्स, तो इसी डायरेक्शन में लगाऊंगा, ताकि ये जो ग्लोब है ये इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट घूम सके। तो से मैं फोर्स लगाता हूँ। से सब पहले मैं 1 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, तो क्या होगा, जो ये ग्लोब है, ये ग्लोब घूमना शुरू हो जाएगा। तो से ये कुछ घूम रहा है। से मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, और उसकी वजह से ये हमारा ग्लोब घूमना शुरू हो गया। तो उसकी कुछ एक स्पीड है और कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन आया है इसके अंदर, है ना। पहले बिल्कुल जीरो स्पीड पे था, अभी कुछ एक सर्टेन स्पीड पे है, तो एक्सेलरेशन आया। तो 10 न्यूटन लगाने से कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है। नाउ अगर सपोज मैं 10 न्यूटन की जगह फोर्स को और लगा देता तो क्या होता। तो से सपोज मैं 100 न्यूटन लगा देता हूँ, तो क्या लगेगा मुझे कि जो मेरी ये अर्थ है या ग्लोब है, ये और तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी। तो से दिस इज, मैंने 100 न्यूटन लगाया और मेरी ये जो अर्थ है या फिर ग्लोब है, ये और तेजी से घूमने लगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने डिस्कस किया कि न्यूटन के सेकंड लॉ में जैसे ही फोर्स अनबैलेंस हुए तो उसकी वजह से एक नेट इफेक्ट आ रहा है एक्सेलरेशन का। अब हमने यहाँ देखना शुरू किया कि उस एक्सेलरेशन के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो उसमें पहला फैक्टर हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो एक्सटर्नली जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही मैंने 10 न्यूटन लगाया तो एक्सेलरेशन कम था। जैसे ही मैंने 100 न्यूटन लगाया, फोर्स जो मैंने बाहर से 100 न्यूटन लगाया, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड। तो यही मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया है प्रोपोर्शनैलिटी का। सो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एक्सटर्नली फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ए इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। तो अब आगे चलता हूं मैं एक और कॉन्सेप्ट पे। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली में दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से। तो पहला फैक्टर तो मुझे समझ आया कि जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा, अगर मैंने कम फोर्स अप्लाई किया तो उसकी वजह से कम एक्सेलरेशन आएगा। नाउ दिस इज माय सेकंड एग्जाम्पल। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टैक ऑफ, आप बोल सकते हो स्टैक ऑफ बुक्स हैं। पहला स्टैक है जिसके अंदर 6 बुक्स हैं, और हम बोल रहे हैं कि एक बुक 1 किलो की है। और सेकंड स्टैक जो है वो कि उसमें 3 बुक्स हैं, तो ये कंप्लीटली 3 किलोग्राम का हो गया, ये कंप्लीटली 6 किलोग्राम का हो गया। और दोनों स्टैक के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं हम कि इसके ऊपर यहाँ पे फोर्सेस लगाएं। तो ये फोर्स हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। और फोर्स की वैल्यू अब हम सेम रखने वाले हैं, क्योंकि फोर्स हमें पहले पता चल गया कि फोर्स के कम लगाने से एक्सेलरेशन कम आएगा, फोर्स के ज़्यादा लगाने से एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा। तो वो तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है ही नहीं अब। फॉर द टाइम बिंग अभी हम कह रहे हैं कि हम इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब हमने मास को वेरी कर रखा है, और सेकंड फैक्टर देख रहे हैं कि उसकी वजह से एक्सेलरेशन पे क्या फर्क होगा। तो मैं यहाँ पे सेम फोर्स लगा रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। सो से इसका मैग्नीट्यूड है एफ। ठीक है। इस फोर्स लगाने से मैं देख रहा हूँ कि ये 6 किलो वाला जो स्टैक है उसमें एक्सेलरेशन कैसे आएगा, और ये 3 किलोग्राम वाले में एक्सेलरेशन कैसे आएगा। तो एक बार सोच के देखो
कि अगर मैंने फोर्स एफ लगाया और 6 किलो वाला कितनी तेजी से जाएगा और 3 किलो वाला कितनी तेजी से जाएगा अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं। तो हमें यही समझ आता है कि जो ज्यादा हल्का होगा, जिसमें ज्यादा कम मास होगा, वो ज्यादा तेज जाएगा, और जिसमें ज्यादा मास होगा वो कम तेज जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो से ज्यादा मास वाला स्लो गया, और ऐसे ही 3 किलोग्राम वाला आप देखेंगे वो ज्यादा तेज गया। ठीक है। तो एक्सेलरेशन मास जैसे ही बढ़ा, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई मास ज्यादा था तो लेस एक्सेलरेशन हुआ, मास कम था तो ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ। तो इसी से ही हमें ये समझ आया कि एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और मतलब कि एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उतना मास कम होना चाहिए, मास जितना ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। तो इन दोनों स्लाइड से हमें न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में समझ आया कि एक्सेलरेशन एक तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका प्रोपोर्शनैलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इससे हम लोगों को ये समझ आया कि जैसे ही फोर्स अनबैलेंस हुआ ना, फोर्स के अनबैलेंस होते ही बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन एक्चुअली में दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहला है नेट फोर्स, दूसरा है मास। अब नेट फोर्स जो है उसका प्रोपोर्शनैलिटी कैसे है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मास के एक्सेलरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो बन के आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि बोलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल, आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन मास, और या फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से कंबाइंड करके हमारे पास ये न्यूटन का सेकंड लॉ बन के आ रहा है, जो कि बोलता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड and inversely proportional to the mass of the object. So that's all about for the न्यूटन सेकंड लॉ। अब जैसे ही हम अगली क्लास में या फिर अगली वीडियो में देखेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, और फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस के साथ हम लोग न्यूटन के तीनों लॉ को कंक्लूड कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।